हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की और उसी क्रम में यह है 24वीं क्लास है। हम 23 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास की लास्ट क्लास और यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य और मध्य प्रदेश के इतिहास को पूर्ण किया है। तो ये 24वीं क्लास है, मध्य प्रदेश के इतिहास की आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास तक हमने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं मध्य प्रदेश के वो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम, पीएससी हो, एमपीपीएससी या फिर मध्य प्रदेश के व्यापम से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश जीके कवर करना चाहते हैं तो सारी क्लास देखिए। सारी क्लास में आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए आइए चलते हैं मध्य प्रदेश इतिहास की 3rd क्लास और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 24वीं क्लास में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में मराठा काल तक कंप्लीट किया था। दोस्तों, छत्रसाल बुंदेला के विजय के बाद छत्रसाल बुंदेला ने जब पन्ना राजवंश की स्थापना की, किसके सहयोग से? पेशवा बाजीराव के सहयोग से। तो इसके बाद मध्य प्रदेश में जब पेशवाओं को कई सारे भूभाग उपहार स्वरूप छत्रसाल बुंदेला ने दिए तो वहाँ पर पेशवाओं का आधिपत्य उन राज्यों या उन क्षेत्रों पर हो जाता है, जैसे कि नर्मदा ताप्ती का क्षेत्र। इसके अलावा पेशवाओं ने मध्य प्रदेश पर या भारत पर ही कई सारे युद्ध किए, जिसमें मुख्य रूप से 2 युद्ध आपने पढ़े, जिनमें एक चौथा युद्ध है और दूसरा भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पेशवाओं ने भोपाल के युद्ध में हैदराबाद के निज़ाम को हराया था। इसके बाद पेशवाओं के अधिकार, मराठाओं का अधिकार हो जाता है। दोस्तों, ब्रिटिश काल की यदि हम बात करें, ब्रिटिश काल ये महत्वपूर्ण है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज और मराठाओं के बीच जो संधियां हुई, उन संधियों के कारण मध्य प्रदेश के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार स्टार्ट हो जाता है। तो उनमें सबसे मुख्य जो पार्ट है वह है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 3 प्रमुख संधियां हम पढ़ेंगे। पहली संधि है पेशवाओं के साथ अंग्रेजों की संधि। पेशवाओं के साथ जो अंग्रेजों की संधि हुई थी, उस संधि को कहा जाता है बेसिन की संधि। ठीक है, बेसिन की संधि। दोस्तों, पेशवाओं के साथ जो बेसिन की संधि हुई थी वह हुई थी कब? 1802 में। ठीक है, क्योंकि 1802 से 1806 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला। तो इसमें पेशवाओं के साथ जो संधि हुई वो थी बेसिन की संधि। बेसिन की संधि के कारण मध्य प्रदेश का नर्मदा और ताप्ती का बेसिन जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। ठीक है, दूसरी प्रमुख संधि जो हुई थी वह हुई थी सिंधियाओं के साथ। ठीक है, दूसरी संधि हुई थी किसके साथ? सिंधिया। सिंधियाओं के साथ जो संधि हुई वो हुई थी 1803 में। ठीक है, 1803 में जो संधि हुई वो थी सूरजी अर्जन गांव की संधि। ठीक है, तीसरी जो मध्य प्रदेश के भूभाग पर आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं और अंग्रेजों के बीच संधि हुई वो होलकर से संबंधी थी। यानी किससे? होलकर से। ये तीनों मराठा काल से संबंधित हैं, मराठा वंश से संबंधित हैं। तो होलकर से जो संधि हुई उस संधि को कहा जाता है राजपुर घाट की संधि। ये हुई थी 1806 में। और इसके बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। दूसरी जो संधि हुई थी वह थी राजपुर घाट की संधि। ठीक है, तो ये 3 संधियां आपको याद रखना है, क्योंकि ये तीनों संधियां जो हैं, इन तीनों संधियों का सीधा सीधा प्रभाव मध्य प्रदेश पर मराठाओं के क्षेत्र पर पड़ा, क्योंकि अब ये क्षेत्र इन संधियों के कारण अंग्रेजों के आधिपत्य में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के आधिपत्य में जाने के बाद अब यहाँ से
अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश और मराठा मध्य प्रदेश में से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वह 1842 में हुआ था। दोस्तों, मध्य प्रदेश की धरती पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो सर्वप्रथम विद्रोह हुआ वह विद्रोह बुंदेला शासकों द्वारा किया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह जो है वो कब हुआ, तो वो हुआ 1842 और यह किसके द्वारा किया गया, बुंदेला शासकों के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से जवाहर सिंह बुंदेला जो थे वह इसके नेता थे। इसके बाद शुरू होता है 1857 की क्रांति का क्रम। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 से होती है और कहाँ से होती है, नीमच छावनी। ठीक है, 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कि 1857 के विद्रोह में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रमुख पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आसफ खां के नेतृत्व में, और जो होलकर के सैनिक हैं आसफ खां, दोस्तों ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कि आसफ खां मैंने लिख दिया यहाँ पर, सआदत खां और होलकर के सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, कहाँ पर, इंदौर में। ठीक है, और ये जो विद्रोह है ये 1 जुलाई 1857 को हुआ था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में दूसरा विद्रोह सआदत खां, होलकर, इन दोनों की सैनिक टुकड़ियों ने मिलकर इंदौर में किया था 1 जुलाई 1857 को। तीसरा जो प्रमुख पॉइंट यहाँ पर आता है वो आता है रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज की सेना के बीच युद्ध। ये युद्ध हुआ था 4 अप्रैल 1858। 4 अप्रैल 1858 किस किस के बीच युद्ध, 1857 की क्रांति में ये युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज की सेना के बीच। ठीक है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से युद्ध करते हुए, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाती हैं तो वो स्वयं अपनी अंगरक्षिका के साथ, जिनका नाम था झलकारी बाई, तो झलकारी बाई जो हैं वो अंगरक्षिका थी किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनके साथ वो अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं जब वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के एक साथी थे, वो थे तात्या टोपे ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया और बाद में तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई और ये 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है दोस्तों, तात्या टोपे जो है इस युद्ध में तो बच निकले थे, लेकिन इनको सिंधिया के जो सामंत था, सिंधिया के सामंत ने इनको पकड़कर, ठीक है, अंग्रेज़ों के हवाले किया, जहां पर इनको फांसी दे दी गई इस तिथि को, और ये फांसी कहां पर दी थी, शिवपुरी में। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो 1857 की क्रांति के पॉइंट हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। इसके अलावा एक और युद्ध हुआ था, वो हुआ था अंग्रेज जो सैनिक था जिसका नाम था बार्डन, अंग्रेज सेनापति बार्डन और रानी अवंतीबाई के बीच। ठीक है, बार्डन और रानी अवंतीबाई के बीच जिस तरीके से ये युद्ध हुआ था उसी तरीके से ये युद्ध हुआ बार्डन और रानी लक्ष्मीबाई के बीच। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो त्रिपुरी क्षेत्र है, जबलपुर क्षेत्र, वहाँ की शासिका थी। ठीक है, और अंग्रेज़ों से युद्ध करते समय उसी तरीके से वीरगति को ये प्राप्त हुई। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था दिसंबर 1857 को, 1857 को, और 1858 को ये स्वयं को
ये भी खत्म कर लेती हैं। और इनकी जो अंगरक्षिका थी वो थी झलकारी बाई, झलकारी बाई। तो ये पॉइंट जो हैं वो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, जो कि मध्य प्रदेश में उस समय घटित हुई थी। ये वो घटनाएं हैं जिनमें मुख्य रूप से आप रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज के युद्ध को याद रख सकते हैं। दोस्तों इनकी समाधि जो है रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें, आप सादत खां और नीमच छावनी, जो कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत की बात जहाँ से होती है, ठीक है। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद जो अगला समय आता है वो आता है भारत में राष्ट्रीय एवं स्वतंत्रता आंदोलन। अब विद्रोह के बाद जो है आंदोलन की शुरुआत हुई, और आंदोलन में यहाँ पर गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, ठीक है, और मध्य प्रदेश की धरती पर उनका क्या प्रभाव रहा, तो वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो 1851 का पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि सर्वप्रथम जब मध्य प्रदेश अलग एक राज्य नहीं था उस समय भारत की स्वतंत्रता से पहले, तो ये पूरा क्षेत्र एक था, ठीक है, जो कि सेंट्रल प्रोविंस या फिर बरार के नाम से जाना जाता था। उस समय जो उसकी कैपिटल थी नागपुर थी। तो 1891 में मध्य प्रदेश की धरती पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसे नागपुर अधिवेशन के नाम से जाने जाते हैं। और नागपुर अधिवेशन में ही मध्य प्रदेश में शिवाजी जयंती और इसके अलावा गणेश चतुर्थी, यानी कि जगह जगह सामूहिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की घोषणा 1891 के नागपुर अधिवेशन में की गई, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें 1901 का अधिवेशन, दोस्तों 1901 में एक अधिवेशन हुआ जो कि कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन में मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौर ने हिस्सा लिया, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर से संबंधित हैं। और इन्होंने इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से 2 विभागों को अलग करने की मांग की, और वो 2 विभाग थे, एक न्याय और एक प्रशासन, ठीक है। तीसरा प्रमुख पॉइंट यदि हम बात करें वो होता है 1923, ठीक है, क्योंकि 1923 का वो समय है जब भारत में जगह जगह झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो मध्य प्रदेश में 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1923 के जबलपुर में झंडा सत्याग्रह में मुख्य रूप से देवदास गांधी, ठीक है, राजगोपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसने भाग लिया? देवदास गांधी, राजगोपालाचार्य, ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं राजगोपालाचार्य, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 1923 के जबलपुर अधिवेशन में देवदास गांधी, राजगोपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, अपनी गिरफ्तारियां दी और झंडा फहराया, जो कि भारत का उस समय का नेशनल फ्लैग था, ठीक है। इसके अलावा अगला अगर हम बात करें 1930 की, तो 1930 में मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी वाले क्षेत्र में भी जंगल सत्याग्रह के नाम से एक सत्याग्रह हुआ, जो कि उस समय झंडा सत्याग्रह का ही एक दूसरा स्वरूप था, ठीक है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो 6 अप्रैल, ये भी मुख्य पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में मध्य प्रदेश का जो एक नया विद्रोह नहीं कहेंगे, नया आंदोलन चला, वो है 6 अप्रैल 1930। दोस्तों 6 अप्रैल 1930 का जो सत्याग्रह है, मुख्य रूप से उसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिस समय गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की, उसी समय देश के अन्य कोनों पर भी नमक सत्याग्रह हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश के त्रिपुरी या फिर हम बात करें जबलपुर में भी नमक सत्याग्रह हुआ। और इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व मुख्य रूप से सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। किसने? सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र,
यहाँ पे याद रखना, झंडा सत्याग्रह देवदास गांधी, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नमक सत्याग्रह गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया। ठीक है, ये झंडा सत्याग्रह की बात होती है। दोस्तों इसके अलावा समय है 29 जनवरी 1939, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। 29 जनवरी 1939, इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ, जो कि कांग्रेस का 52वां, कौन से नंबर का अधिवेशन, 52वां अधिवेशन था, 52वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की इम्पोर्टेंसी इसलिए है क्योंकि इसमें एकमात्र अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। इसे त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के 52वें अधिवेशन को, क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है, कौन, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे पहली और आखिरी बार। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये सारी घटनाएं जो हैं मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें हम मध्य प्रदेश के इतिहास में जरूर ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मध्य प्रदेश का चरण पादुका हत्याकांड, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे चरण पादुका नरसंहार। दोस्तों इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में, मुख्य रूप से छतरपुर ज़िले में उर्मिल नदी के किनारे स्वतंत्रता सत्याग्रहियों की एक बैठक चल रही थी। कहाँ पे, छतरपुर, जिला याद रखेंगे, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के किनारे, उर्मिल नदी के किनारे, छतरपुर ज़िले में उर्मिल नदी के किनारे सत्याग्रहियों की बैठक चल रही थी, जिसमें अंग्रेज सैनिकों ने आंख बंद कर गोलियां बरसाई, जिसमें कई लोग शहीद हुए। इसलिए इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है चरण पादुका नरसंहार, ये महत्वपूर्ण है। और ये घटना कब हुई थी, तो इस घटना का समय है 14 जनवरी 1931। समय भी याद रखेंगे, 14 जनवरी यानी कि संक्रांति के दिन 1931 को ये घटना हुई थी, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक और हत्याकांड हुआ जिसे पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पंजाब मेल हत्याकांड। दोस्तों पंजाब मेल हत्याकांड भी जुलाई 1931, 22 जुलाई 1931 को हुआ। पंजाब मेल हत्याकांड है क्या, तो दोस्तों खंडवा स्टेशन पर जब पंजाब मेल नाम की ट्रेन जो है उस समय खंडवा स्टेशन पर रुकी, जिसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी यदि हम इनको कहें तो इन्होंने उस ट्रेन में एक बोगी में हैक्सेल एक अंग्रेज अधिकारी था, वो बैठा हुआ था, जिसकी उन्होंने हत्या कर दी, और इस हत्या को पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखें, पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था और समय है 22 जुलाई 1931। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से यशवंत सिंह देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा चावल आंदोलन कहाँ से संबंधित है, या चावल सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है, तो चावल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के रीवा से संबंधित है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। चावल सत्याग्रह रीवा से संबंधित है। ठीक है, ये 1947 में हुआ था। ठीक है, चावल सत्याग्रह। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम होगा स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कई सारे इस तरीके के आंदोलनों के बाद भारत को आज़ादी मिली, और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन पार्ट ए
पार्ट बी और पार्ट सी स्टेटों को मिलाकर किया गया था, जिसको आप मध्य प्रदेश के इस सीरीज़ की पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के इतिहास को समाप्त करते हैं। ठीक है, ये लगभग मध्य प्रदेश की सारी क्लासेस आपके लिए हो गई हैं। यदि कोई और क्लासेस चाहिए हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, एक नई क्लास के साथ, और हम बात करें तो एक नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।